हम करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का रैपिड रिवीजन। इसमें हम जो चैप्टर कवर करेंगे वो कौन कौन सा होगा। देखो, एक तो इलेक्ट्रिसिटी कवर करेंगे, बहुत सारे चैप्टर हैं। सबसे पहला जो कवर करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपको बात करें तो 7 से 10 नंबर का इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है आपका। तो वैसे 6 to 10 भी बोल सकते हैं या 7 to 10 भी बोल सकते हैं ना, इसका इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बेसिकली देखिए सबसे पहले क्या क्या है, एक एक करके इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप पढ़ें तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको जो बता रखा है वो बता रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इस चैप्टर की स्टार्टिंग खोलेंगे ना, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बता रखा है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक, मतलब किसी भी चीज की अंदरूनी प्रॉपर्टी है, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर किसी पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो हम बोल देते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज है, किसी पे इलेक्ट्रॉन कम है तो हम बोल देते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, फॉर्मूला होता है इसका NE। ठीक है, एन यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन याद रखना आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और ई की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्यू इजिकल टू एनी फॉर्मूला है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्ट सेकंड पेज अगर आप खोलेंगे तो उस क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 कूलम चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करो। तो क्यू की जगह आप क्या रख देंगे? क्यू की जगह 1 कूलम रख दो, इजिकल टू एन ई लगा दो, 1 इक्वल्स टू एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे आप सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी एन इजिकल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके 10⁻+19 हो जाएगा। अपॉन में क्या है? 1.6, पॉइंट हटा, ऊपर जाके 10 आ गया। 2 5 10, 2 8 16, 2 5 10, 2 8 16, 5/8 को सॉल्व करेंगे 0.625 इंटू 10⁻19 आ जाएगा। पॉइंट उधर शिफ्ट करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए 1 कूलम ऑफ चार्ज में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है आपकी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, चार्ज की आपको एसआई यूनिट याद रखनी है, कूलम होती है, कैपिटल सी से हम इसे डिनोट करते हैं कूलम को। इलेक्ट्रिक चार्ज के जस्ट बाद इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया, क्यू इजिकल टू एन होता है, ई की वैल्यू हमें याद पता है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट जो चीज आ गई वो आ गई आपकी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को किसको समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को समझिए। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है? इलेक्ट्रिक करंट उसी के बेसिस पे चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट जब होता है तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहलाता है आपका? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। हम ये बोलते हैं कि कितना कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज के फ्लो करने का रेट, चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है, कम टाइम में ज्यादा फ्लो कर रहा है या कम टाइम में कम फ्लो कर रहा है। अगर कम टाइम में किसी भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, वायर है जैसे, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, उससे अगर ज्यादा चार्ज फ्लो कर जाता है 1 सेकंड में, और एक हमारे पास वायर है जिससे कम चार्ज फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में, तो हम किसका करंट ज्यादा बोल देंगे? जिसमें आपका चार्ज ज्यादा फ्लो कर रहा है उसका इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट याद रखनी है आपको, एसआई यूनिट एम्पियर होती है। लेकिन एम्पियर के अलावा एक यूनिट और होती है, उस पर ध्यान नहीं देते लोग। ये कूलम में सेकंड है, एम्पियर के अलावा कूलम पर सेकंड भी तो यूनिट है, कूलम पर सेकंड भी आपकी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। तो इलेक्ट्रिक करंट याद रखना, आई से डिनोट करते हैं, क्यू अपॉन टी इसका फॉर्मूला होता है, और इसकी ऐसा यूनिट एम्पियर या फिर कूलम पर सेकंड हम लिखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक कुछ चीजें हैं, देखो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट मिली एम्पियर भी लिखी होती है कई जगह पे, तो उसका मतलब -3 एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10⁻³ मिली, मिली क्या? मिली 10⁻³ माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर क्या? माइक्रो, माइक्रो 10⁻⁶। ठीक है, ऐसे आपको दे दिया नैनो एम्पियर, नैनो एम्पियर 10⁻⁹ एम्पियर। यही चीज अगर हम कोलम के टर्म में लिखें तो मिली कोलम 10⁻³ कोलम। भाई हम बोले माइक्रो कोलम 10⁻⁶ कोलम। ठीक है, नैनो कोलम 10⁻⁹ कोलम। इस तरीके से हम इन तीनों को बोल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट पे डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, आराम से हम कर लेंगे। आई, अच्छा क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए हैं क्यू होता है एनी, तो फॉर्मूला एनी अपॉन टी भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या फिर क्या लिखेंगे? एन ई अपॉन टी, ये फॉर्मूला भी हो सकता है भाई। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पढ़ा। देखो चैप्टर में क्या क्या है, चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड करो। तो चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा? स्टार्टिंग में पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अब क्या पढ़ लिया हमने? इलेक्ट्रिक करंट, कि चार्ज जब फ्लो कर रहा है तो करंट बन रहा है। अब बात आती है चार्ज को फ्लो करवा कौन रहा है। तो चार्ज को फ्लो करवा कौन रहा है, इसे ध्यान से देखना। चार्ज को फ्लो करा रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, और या फिर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, ये चार्ज को फ्लो कराता है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ये होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से, पोटेंशियल डिफरेंस को तो वैसे हम डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं। ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो वर्क डन लगा,
यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो वर्क डन लगा, यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो वर्क डन लगा, वो कहलाता है आपका क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर उसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ले जाएंगे, तो जब फ्लो करा रहे हैं तो कहां से कहां फ्लो करा रहे हो, अगर ए टू बी फ्लो करा रहे हो तब तो उसे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और जब आप इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर या पर्टिकुलर पॉइंट ए पर कहीं पर भी ला रहे हो, किसी भी पॉइंट पर ला रहे हो इन्फिनिटी से, तब हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में भी बेसिकली डिफरेंस होता है। वो बात अलग है कि हम फॉर्मूला ये लगा देते हैं डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज, पर कंडीशन होती है एक बार अगर ए से बी ले जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस, इन्फिनिटी से पॉइंट पे ला रहा हूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन भी हम यहां से निकाल सकते हैं। वर्क डन कैसे निकालेंगे, चार्ज इंटू पोटेंशियल से वर्क डन आ जाएगा। कभी कभार वर्क डन पूछ लेता है हमसे, ठीक है, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल। अगर हमसे पूछे वो 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 वोल्ट क्या है, 1 जूल वर्क करना है 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, उसे बोलेंगे 1 वोल्ट। ऐसे आपसे 1 एम्पियर अगर पूछ ले तो चार्ज करंट है चार्ज अपॉन टाइम। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जब पास करेगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड में किसी भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जब पास करेगा, तब हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट है। वहीं 1 जूल का बेसिकली 1 जूल का वर्क जब होगा 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए, तब हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तीसरी चीज इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ओम्स लॉ। ध्यान दो, जल्दी जल्दी करेंगे सब, आराम से 10-15 मिनट में सारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गया आपका ओम्स लॉ, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है ये तो सीधा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जानी चाहिए बस। ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। जैसी अच्छा ये चीज पर्टिकुलर लेंथ पे, पर्टिकुलर एरिया पे, पर्टिकुलर मटेरियल लेकर की जाती है और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। जब आपने लेंथ कांस्टेंट कर दी, एरिया, मटेरियल, टेम्परेचर ये सब कांस्टेंट कर दिया, तब आप देखते हैं कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा V इक्वल टू आर आई या फिर V इक्वल टू आई आर, ये आपका किसका फॉर्मूला होगा, ओम्स लॉ का, V इक्वल टू आई आर। अब इसमें दो ग्राफ बनते हैं, V और I का ग्राफ, और एक बनता है I और V का ग्राफ, ठीक है। कोई से बनाए दोनों एक जैसे बनेंगे क्योंकि स्लोप कांस्टेंट होता है। लेकिन फर्क क्या है इनमें, इसमें फर्क है कि इसका जो स्लोप है वो बता रहा है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो बता रहा है रेजिस्टेंस, और इसका जो स्लोप है वो बता रहा है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये बात याद रखना भाई, ये डिफरेंस है इसमें। तो अगर मान लो अब इस पे क्वेश्चन क्या आएगा, देखो इस पे क्वेश्चन इस तरीके का आता है, मान लो वो आपको बोल दे, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, यही दोनों ग्राफ उसने दिए हुए हों और बोले ये R1 है और ये R2 है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, VI ग्राफ है, तो आप बोल देंगे R2 ज्यादा होगा। स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है, सामने सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहीं अगर आप बात करें IV ग्राफ है और अब पूछे किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये R2 या R1, तो अब किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो नीचे वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है। जिसका स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। स्लोप कम किसका है, नीचे वाली लाइन का स्लोप कम है, ऊपर वाली लाइन का स्लोप क्या है, ज्यादा है, तो नीचे वाली लाइन जिसका स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यानी यहाँ R1 ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर R2 ज्यादा होगा, यहाँ पर R1 ज्यादा हो गया। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है, ग्राफ में आ सकता है, मतलब आपसे वैसे पूछ सकता है सॉल्व करके बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो स्लोप के बेसिस पे आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। पर याद रखना यहाँ ओम्स लॉ केवल कब लगा, जब लेंथ, एरिया वगैरह चेंज नहीं करी। ये जो R निकल के आया इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा आपका करंट होगा, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी अगर कोई एसआई यूनिट पूछ ले तो एसआई यूनिट ओम है, इसकी क्या है, ओम इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है कि इस ये रेजिस्टेंस जब लेंथ पे, अगर लेंथ हम चेंज कर दें, एरिया हम चेंज कर दें, है ना, या फिर हम मटेरियल चेंज कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो उसे देखो भाई, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब ये क्यों, रेजिस्टेंस बेसिकली इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से बनता है। जब इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करना शुरू करेंगे, जितना ज्यादा कोलिजन करेंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। अब अगर एक वायर है छोटा और एक वायर बहुत बड़ा, तो छोटे वायर में क्या है, छोटे वायर में इलेक्ट्रॉन जब टकराएगा तो छोटे समय तक टकराएगा, लेकिन बड़ा वायर है तो टकराता टकराता हुआ चलेगा, तो इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बड़े वाले वायर में। तो लेंथ बड़ी है तो वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। वहीं एरिया का बड़ा सिंपल एग्जांपल दिया जाता है, भाई छोटा एरिया है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे कि दिक्कत होगी, निकलने में दिक्कत होगी। वहीं एरिया बड़ा है तो आसानी से निकल जाएंगे, एरिया क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो, ठीक है। तो एरिया अगर ज्यादा है तो आसानी से निकल रहे हैं, रेजिस्टेंस कम। लेंथ अगर ज्यादा है, कोलिजन ज्यादा हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ गया। यानी रेजिस्टेंस कोलिजन पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से। अगर इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। एरिया बढ़ने पर कोलिजन कम हो रहा है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है, सिंपल, ठीक है। एरिया बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इनको कंबाइन करा तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A आ गया।
प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो रो आ गया, रो एल अपॉन ए बन गया फॉर्मूला, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल अपॉन ए। इस रो को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं इस रो को, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी बोलते हैं रो को। और रो की यूनिट क्या होती है, रो की यूनिट होती है ओम मीटर, ऐसा यूनिट, रो की ऐसा यूनिट क्या है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है मेटेरियल पे, जैसे मेटेरियल पे कैसे, सिल्वर की रेजिस्टिविटी, सिल्वर पकड़ लिया जैसे हमने, तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है सिल्वर और कॉपर की याद रखना, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, जैसा मटेरियल वैसी अलग अलग टाइप की रेजिस्टिविटी। एनसीईआरटी में हर किसी की रेजिस्टिविटी गिवन दे रखी है, याद नहीं करना, बस सिल्वर की याद रखना, सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम है, कंडक्टिविटी क्या है, सिल्वर की ज्यादा होती है, ठीक है। अब आ गया इसके बाद रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी हमने पढ़ लिया, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे कैसे डिपेंड करता है ये भी हो गया। नेक्स्ट आपका आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। इन सीरीज, सबसे पहले सीरीज में देखते हैं, देखो सीरीज में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस, उसके बाद एक और, उसके बाद एक और, अच्छा एक रेजिस्टेंस, इसके बाद एक और, इसके बाद एक और, ये तीनों भी सीरीज में है। इसमें ऐसा मत करना कि R1 और R3 आप बोल दो कि ये तो पैरेलल में है, ये पैरेलल में नहीं है, रेजिस्टेंस एक के बाद एक के बाद एक अगर आ रहा है तब हम बोलेंगे सीरीज में है, एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है सीरीज में। अच्छा अगर यहाँ पे मैं ऐसे करके रेजिस्टेंस लगा देता अलग से, अब क्या मैं बोलूंगा कि R1 ये R4 है, क्या बोलूंगा R1 और R2 सीरीज में, नहीं, R2 और R3 सीरीज में, R2 और R3 सीरीज में, क्योंकि एक के बाद एक आ रहा है, कोई ब्रांच नहीं है बीच में। लेकिन यहाँ इसके बाद ये दो में टूट जा रही है ब्रांच, दो में टूट जा रही है, तो यानी इनको नहीं बोल सकते हम पैरेलल, लेकिन R2 और R3 कंफर्म आपका किसमें, सीरीज में। तो पहले हम R2 और R3 को सॉल्व करके और फिर सर्किट को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए सीरीज में आपका, ये सीरीज में है R1 R2 R3, सीरीज में क्या सेम रहता है आप याद रखना, आई सेम रहता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट सीरीज में सेम रहेगा और वोल्टेज क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो अगर सीरीज में आपसे बोले नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला हम सबको पता है, एक बार निकाल लेते हैं। देखो सीरीज में क्योंकि करंट सेम रहता है, हम करंट तो निकालते नहीं, वोल्टेज निकालते हैं। वोल्टेज कैसे निकालेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि करंट सेम है तो क्या लिखेंगे, IR1, V2 में क्या लिखेंगे, IR2, V3 में क्या लिखेंगे, IR3। यहाँ V की जगह क्या लिखेंगे, I इंटू आर एस, आई कॉमन लेके कट कर देंगे। तो जो रेजिस्टेंस इन सीरीज आया, रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना आ गया, R1 प्लस R2 और प्लस R3, ये रेजिस्टेंस इन सीरीज आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 रेजिस्टेंस इन सीरीज है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है, इसलिए सीरीज में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा निकल के आता है, ज्यादा आंसर आता है सीरीज में रेजिस्टेंस का, ठीक है। वहीं अगर पैरेलल वाला हम सॉल्व करें, यहीं पे अगर पैरेलल सॉल्व कर दें, इन पैरेलल, पैरेलल में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम पैरेलल कर दें तो पैरेलल में इसका रिवर्स हो जाएगा, पैरेलल में करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट, वहीं वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, सेम, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएं इसका कि पैरेलल कैसा सर्किट होगा, तो पैरेलल सर्किट आपको पता है, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, ये हमने लगा दिया बैटरी, ठीक है। एक R1 है, R2 है और क्या है, R3। अब यहाँ पे अगर हम सही से बताएं R1 R2 R3, यहाँ पे हम आंसर निकालें तो देखिए हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू, जो रेजिस्टेंस का आंसर आएगा वो ये आएगा। उससे पहले हम देखिए वोल्टेज का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाएंगे, वोल्टेज इज इक्वल्स टू, वोल्टेज निकालेंगे या नहीं, वोल्टेज तो सेम है, हम करंट निकालेंगे, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की जगह क्या रखेंगे, V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2, I3 की जगह V अपॉन R3, और यहाँ की जगह क्या लिखेंगे, V अपॉन RP, V कॉमन लेके कट हो जाएगा तो 1 अपॉन RP आ गया, 1 अपॉन RP कितना आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब यहाँ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बनता है कि भाई हम हाउस होल्ड सर्किट को पैरेलल में क्यों लगाते हैं, तो उसका एक रीजन रेजिस्टेंस से जाता है। अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो, देखो कम आएगा रेजिस्टेंस आंसर, क्योंकि पैरेलल 1 अपॉन में हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है, तो आंसर कम आएगा। वहीं सीरीज में रेजिस्टेंस क्या आता है, RS जो आता है हमसे ज्यादा आता है, क्यों, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली ऐड कर रहे हो, तो सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा आता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम आता है। सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम। हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए कि ज्यादा, कम चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना करंट ज्यादा होगा, तो हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए, तो इसलिए हम पैरेलल को प्रीफर करते हैं, किसको, पैरेलल को, क्योंकि हम चाहते हैं रेजिस्टेंस कम हो। तो हाउस होल्ड सर्किट सीरीज में लगाया जाएगा कि पैरेलल में, पैरेलल में क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा, एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन, मान लो यहाँ से एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, रेजिस्टेंस खराब हो जाता है, डिवाइस इस जगह जो लगा हुआ, बल्ब लगा हुआ मान लो इस जगह, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, वो खराब हो जाता है, तो सर्किट में अब भी करंट फ्लो करता जाएगा, ऐसे फ्लो कर जाएगा भाई, ठीक है, ऐसे नीचे वाले में फ्लो कर जाएगा। लेकिन वहीं सीरीज में अगर सर्किट है और अब ये ब्रेक हो गया, तो क्या आप करंट फ्लो करे, करंट कैसे फ्लो करेगा, सर्किट ही ब्रेक हो चुका है। तो पैरेलल की खासियत है कि अगर कोई भी एक चीज डैमेज हो गई तो तब भी करंट फ्लो करता रहता है सर्किट में, लेकिन यहाँ ये डैमेज हो गया, क्या करंट फ्लो करेगा सर्किट में, नहीं करेगा फ्लो, ठीक है, याद रखना आप। तो सीरीज और पैरेलल में पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रीफर क्यों करते हैं, क्योंकि पैरेलल में एक तो रेजिस्टेंस कम होता है, और पैरेलल में अगर एक डिवाइस खराब हो जाए तब भी सर्किट में करंट फ्लो करता
रहता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक जो आ गया वो आ गया हीट। अगर आप हीट देखें तो हीट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है, ये जूल्स लॉ है वो कहता है कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के। जितने ज्यादा समय तक कोई भी डिवाइस आप चलाओगे वो गर्म हो जाएगा, बल्ब ज्यादा समय तक चलेगा तो गर्म हो जाएगा, बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा तो भी हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा स्क्वायर में। ठीक है, सबको कंबाइन करके जो फॉर्मूला बनता है आई स्क्वायर आर टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट आता है के आई स्क्वायर आर टी, ओवरऑल फॉर्मूला बन जाता है के की वैल्यू 1 है तो आई स्क्वायर आर टी। ये तो पहला फॉर्मूला हुआ आई स्क्वायर आर टी हीट का। एक फॉर्मूला और होता है हीट का, वो है क्या? वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। एक फॉर्मूला और है वी आई इंटू टी। ये सब इसी से बनाए गए हैं, इसी फॉर्मूले को चेंज कर करके आप ये वाला बना दोगे और ये वाला बना, डायरेक्ट याद रखो आप आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर टी या फिर वी आई टी। हीट के 3 फॉर्मूले। ठीक है, हीट की यूनिट क्या होती है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, तो हीट की ऐसा यूनिट क्या होगी? जूल। ठीक है, लास्ट क्वांटिटी जो आ गई वो आ गई पावर। पावर को समझो, देखो पावर और हीट एक दूसरे रिलेटेड हैं। पावर क्या होता है? पावर आपका है हीट अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क अपॉन टाइम। यानी जितने भी आपके हीट के फॉर्मूले पड़े इनको सबको टाइम से डिवाइड कर दो। तो जैसे आप टाइम से डिवाइड कर दोगे, इसको टाइम से डिवाइड करो, टाइम से टाइम कटेगा, आई स्क्वायर आर आ गया फॉर्मूला। इसको टाइम से डिवाइड करो, वी आई आ गया फॉर्मूला। इसको टाइम से डिवाइड करो, वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले आ गए टाइम से डिवाइड करने पर, आई स्क्वायर आर, वी आई और वी स्क्वायर बाय आर। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए किसके? पावर के। पावर की यूनिट क्या होती है? अब यूनिट समझो, देखो पावर की यूनिट, पावर की यूनिट के बारे में काफी सारी चीजें रखी है, पावर की यूनिट समझना। ठीक है, पावर की यूनिट जो लेते हैं हम वो लेते हैं वॉट। पावर की यूनिट क्या है? वॉट पावर की यूनिट है। पावर की यूनिट किलोवाट भी होती है। 1 किलोवाट में 1000 वॉट है, तो किलोवाट को वॉट में बदलना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। वॉट को किलोवाट में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी क्योंकि पावर है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी क्या हो सकता है? पावर इंटू टाइम। कभी कभार ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। पावर एनर्जी अपॉन टाइम है तो एनर्जी निकालनी पड़ेगी पावर इंटू टाइम से। तो जब एनर्जी आप पावर इंटू टाइम से निकालोगे तो मान लो ये रखा आपने वॉट में और ये रखा आर में, तो वॉट आर में आएगा। किसमें आएगा? वॉट आर में। तो आपको इसे किलो वॉट आर में बदलना पड़ेगा। वॉट आर को किलो वॉट आर में कैसे बदलेंगे? 1000 से। वॉट को किलो वॉट में जैसे बदलते हैं आर तो वैसे के वैसे ही है, बस वॉट को किलो वॉट में बदलना है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलो वॉट आर में आ जाएगा आंसर। ठीक है, किलो वॉट आर में, आर तो है ही, वॉट को किलो वॉट बना दिया तो किलो वॉट आर हो गया ओवरऑल। अब किलो वॉट आर को जूल में कैसे बदलना है? देखो 1 किलो वॉट आर पूछा उसने, जूल में कैसे बदलना है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो घर में जो बिजली मेजर होती है वो किलोवाट आर में मेजर होती है, किलोवाट आर में। ठीक है, इस किलोवाट आर में बिजली मेजर होती है। तो मान लो आपका 10 किलोवाट आर आया ओवरऑल आंसर, मान लो सॉल्व करके, और वो बोले कि 1 यूनिट 10 रुपए की है, तो 10 किलोवाट आर आया तो कितने रुपए की हो गई? 100 रुपए की हो गई। भाई देखो इस चैप्टर में हमने कौन कौन से ये सारे फॉर्मूले लिखे हैं इस चैप्टर के। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जैसे भी है। आई इजिकल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी या फिर एन ई अपॉन टी। ये करंट यूनिट क्या है? एम्पियर। चार्ज की क्या? कूलाम। V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू वर्क डन है, क्यू चार्ज है। V इजिकल टू आई आर, ओम्स लॉ से आया। रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है, पैरेलल में रेसिप्रोकल में रहता है। रेजिस्टेंस क्या है? रो एल अपॉन ए। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। 3 हिट के फॉर्मूले, 3 पावर के। टाइम हटा दो, पावर के फॉर्मूले बन गए। ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इन्हें देखो। सबसे पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि हाउस होल्ड सर्किट को पैरेलल में क्यों लगाते हैं? हाउस होल्ड सर्किट को पैरेलल में क्यों लगाते हैं? हाउस होल्ड सर्किट को पैरेलल में से लगाते हैं क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा आता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या आता है? कम आता है। तो हम चाहते हैं रेजिस्टेंस कम आए। ठीक है, इसलिए पैरेलल में लगा रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस कम आए, सीरीज में ज्यादा आएगा। दूसरा, अगर एक भी एलिमेंट खराब होता है सर्किट का तो सीरीज में कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, सर्किट ही बेकार। पैरेलल में क्या, एक भी कनेक्शन खराब हुआ तब भी करंट फ्लो करता रहता है, सीरीज में करंट फ्लो करना बंद हो जाता है क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाता है। एलॉय, हीटिंग एलिमेंट एलॉय के क्यों बनते हैं? बिकॉज एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, एलॉय ऑक्सीडाइज नहीं करता। मेटल नॉन मेटल हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, वहां हमने पढ़ा कि जनरली मेटल ऑक्सीडाइज कर जाते हैं हीट करने के बाद, बट एलॉय ऑक्सीडाइज नहीं करता, इसलिए हम हीटिंग एलिमेंट एलॉय के यूज कर रहे हैं। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का इसलिए बिकॉज टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन याद रखना। पैरेलल में हाउस होल्ड सर्किट क्यों लगाया? एलॉय का हीटिंग एलिमेंट एलॉय के क्यों बने हुए हैं? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों है? लास्ट एक फ्यूज, फ्यूज क्यों लगाया? फ्यूज सेफ्टी पर्पस के लिए लगाया जाता है कि मान लो करंट एक पर्टिकुलर लिमिट से अगर एक्सीड कर आपके घर में, तो फ्यूज क्या करेगा? फ्यूज सर्किट को ब्रेक कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, आगे करंट क्या नहीं करने का? फ्लो नहीं करने का। वो हेवी करंट से जो आपके घर के डिवाइस डैमेज हो सकते थे वो डैमेज नहीं होने के, इसलिए फ्यूज यूज करते हैं।
5 एम्पेयर का फ्यूज लगा हुआ है, 5 से ज्यादा का मान लो करंट आया, तो फ्यूज क्या होगा, फ्यूज वहां से मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक कर देगा सर्किट को, मतलब पिघल जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, आगे करंट नहीं जाएगा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, फॉर्मूले, सारे टॉपिक हमने रिवाइज कर लिए हैं। ये सब आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है, 7 से 10 मार्क्स का चैप्टर है, इजिली आराम से हो जाएगा। थ्योरी इसमें इतनी है, बाकी बस इसके न्यूमेरिकल्स करो भर भर के जितने भी इन सारे टॉपिक्स पे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए मेरे से आप पीडीएफ मांग सकते हो या जो भी है वो कर लेंगे, ठीक है। चलिए।